नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की, जो कि हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट माने जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में स्टेट एग्जीक्यूटिव की, जिसमें हम मेजरली गवर्नर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को अगर देखा जाए तो मेजरली तीन जो विंग है, पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो गवर्नर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अंडर आर्टिकल 153। दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और मेजरली जो फंक्शन होता है गवर्नर का, वो क्या करते हैं कि सारे काम इनके एडवाइस से ही करते हैं। तो गवर्नर इज एक्चुअली अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। जो एक्चुअल पावर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होता है उनमें होता है। और थर्ड विंग जो गवर्नमेंट का है जुडिश, तो जहां सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वहीं पे स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर होते हैं, और कहें तो स्टेट गवर्नमेंट के वकील हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, एक्ट 1956, और उसमें सही स्टेट्स को डिवाइड करके एक्चुअली रीस्ट्रक्चरिंग की गई, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था 1956 में। और इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए एक स्पेशल गवर्नर होगा। हो सकता है कि एक ही गवर्नर को दो या दो से अधिक स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा कर दिया जाए। जैसे अभी कुछ साल पहले जब सत्यपाल मलिक को बिहार के गवर्नर के पोस्ट से हटा करके जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया गया था, तो उस समय में जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था बिहार का। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक गवर्नर दो स्टेट में गवर्नर का काम कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का, जैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, दो लेवल पे है। तो 19 सबसे पहली बार क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, 1857 के ग्रेट रिवोल्ट ऑफ के बाद या फिर सेपॉय म्यूटिनी के बाद, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था उसको ब्रिटिश क्राउन के अंदर ले लिया, ट्रांसफर करके ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल कंपनी रह गई, उस सारे पावर्स, उसके जो पॉलिटिकल पावर्स थे उसको क्राउन ने एज्यूम कर लिया। और वहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका नोमेनक्लेचर चेंज करके क्या हो गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। और इसी एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन होते थे और वो काम करते थे थ्रू गवर्नर जनरल, आई मीन थ्रू वाइसराय। लेटर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो कि लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का
1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया। उसके बाद कोई खास एक्ट नहीं आया इस तरह का जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को रेगुलेट कर सके। तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसमें क्या किया गया कि जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी कैसे? तो वहां पे लिस्ट लाया गया था। लिस्ट क्या था कि एक तो यूनियन लिस्ट था और दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट था। सॉरी, ये यूनियन नहीं, ये फेडरल लिस्ट था। ठीक है, तो फेडरल एंड प्रोविंशियल लिस्ट लाई गई। तो जो प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो मैटर्स थे उनमें ऑटोनॉमी दी गई कि अब जो गवर्नर थे वहां के प्रोविंस के, वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंटेड होता था उसके एरियन एडवाइस से इंप्लीमेंट कर सकते थे, उनको इतनी ऑटोनॉमी थी। लेटर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन करके तैयार हुआ 1947 में बनना शुरू हुआ और 1950 में जब बन के तैयार हुआ तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया गया जिसमें गवर्नर को हर स्टेट के लिए अपॉइंट किया गया और वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नाउ कम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आर्टिकल 155 ये कहता है गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। तो राष्ट्र सीधी सीधी बात है, गवर्नर के का अपॉइंटमेंट जो होगा, जो नियुक्ति होगी, वो महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जहां हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ यूनियन जो है स्टेट, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो उनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट ही सही लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बट इन केस ऑफ स्टेट वाई अपॉइंटेड रेदर देन इलेक्टेड। तो इसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि जैसे कि मानिए अगर दोनों ही चीफ मिनिस्टर भी डायरेक्टली आते हैं चुन करके और अगर गवर्नर भी डायरेक्टली चुन के आएंगे तो एक पॉलिटिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा स्टेट में, जो डेडलॉक बनेगा सीएम और गवर्नर के बीच में, क्योंकि दोनों अगर चुन के आएंगे तो दोनों ही कुछ ना कुछ प्रोमिसेस करेंगे जनता को वोट पाने के लिए। तो जब आएंगे तो और उनके वोटिंग में अगर कंट्रडिक्शन होगा तो दैट विल लीड टू डेडलॉक ऑलवेज। सेकेंड ये क्या था कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का ऑफिस है स्टेट के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखा जाए। तीसरा कि गवर्नर को कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कि वो अपने डिस्क्रिशन पे अपनी स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मानिए कि दोनों गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ही सेम पॉलिटिकल आउटफिट के हुए सेम पॉलिटिकल ब्रांच से बिलोंग करेंगे तो ऐसे में गवर्नर के लिए मुश्किल होगा कि वो अपने डिस्क्रिशन को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे। और चौथा कि चूंकि गवर्नर सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट हैं, ठीक, एक्चुअल पावर किसके पास है? एक्चुअल जो है पावर वो चीफ मिनिस्टर एंड सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो इस वजह से इसके लिए इतना एक्सपेंडिचर जो होगा इलेक्शन कंडक्ट कराने में एक आदमी के, तो उससे बचने के लिए तो मनी मैटर्स। ठीक है, फर्दर अब गवर्नर होगा कौन? तो उसका क्वालिफिकेशन दिया गया है आर्टिकल 157 जो कहता है कि कोई भी पर्सन जो गवर्नर होगा उसके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर इसको हम प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो भी कहता है कि प्रेसिडेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और 35 साल से ऊपर का है। बट द ओनली डिफरेंसेस कि प्रेसिडेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा में चुने जाने के लिए एलिजिबल हो, जबकि ऐसी कोई कंडीशन गवर्नर के केस में नहीं रखी गई है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं रेदर देन इलेक्ट करने के। ठीक है,
अब गवर्नर कौन बनेगा ये तो पता चल गया, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एक बार जो व्यक्ति अपॉइंट हो गया गवर्नर अंडर 155, आर्टिकल 155 के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कब तक रहेगा, कितना टर्म होगा उसका। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की दया पर होता है उसका पद। लेकिन इसी में अगर नेक्स्ट क्लॉज को देखा जाए तो कहता है कि सब्जेक्ट टू एबव प्रोविजन, अर्थात मतलब जो क्लॉज 1 में जो कंडीशन दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर उसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो गवर्नर 5 साल के लिए पोस्ट होल्ड करेंगे। इट मीन्स देयर इज अ टर्म फ्रॉम गवर्नर फॉर 5 years, बट 5 साल के लिए तो गवर्नर का पोस्ट है, लेकिन इसके बीच में अगर कभी भी राष्ट्रपति को लगता है तो वो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि रिमूवल का कोई ऐसा ग्राउंड गवर्नर के लिए नहीं दिया गया है। He can be appointed by president, he can be removed by president any point of time, किसी भी समय। और 5 साल होने के बाद वो तब तक अपने ऑफिस में बना रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर जो उसके बाद जिसको अपॉइंट किया जाता है वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि इवन 5 साल के बाद भी सेम पर्सन बतौर गवर्नर स्टेट में हो सकता है, क्योंकि जब तक मानिए वो ऑफिस खाली तभी करेगा ना जब नया आ जाएगा, और नया कब आएगा ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट नए को कब अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 158 में दिया गया है कंडीशन ऑफ ऑफिस कि कौन गवर्नर नहीं बन सकता है। ये भी पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन कह सकते हैं कि अगर एक आदमी जो कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का, तो वो गवर्नर नहीं बन सकता है। और अगर बनता भी है, जैसे मानिए कि स्टेट और यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, दे आर एक्सेप्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मानिए कि वो क्या है कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं और साथ में मिनिस्टर्स भी हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति गवर्नर अपॉइंट होता है तो ही हैज टू वेकेट हिज सीट, उसको उस दिन से अपनी सीट से सदस्यता छोड़नी पड़ेगी जिस दिन वो गवर्नर के ऑफिस में एंटर करता है। दूसरा, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हो, ठीक है, स्टेट के अंदर हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट के अंदर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर हो, किसी भी लेवल पे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वेयर नहीं करना चाहिए। और इनके जो भी प्रिविलेज एंड कंडीशंस होंगे ऑल आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट कानून के थ्रू इनके कंडीशंस को, प्रिविलेज कंडीशंस को रेगुलेट कर सकती है। ऑल्दो आर्टिकल 361 के अंदर जो इम्यूनिटीज हैं, इम्यूनिटीज का मतलब कि जो जो सुविधाएं स्पेशली जुडिशरी के कंडीशन में कि उन पे कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं चलाया जा सकता, ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल होता है, प्रेसिडेंट के लिए अप्लीकेबल होता है, गवर्नर के लिए, और जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, तो उनके लिए अप्लीकेबल होता है। तो इन पे क्या होता है कि यहाँ के कानून के हिसाब से इन दोनों पे जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और सिविल प्रोसीडिंग के लिए 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा। ठीक है, 3 month नोटिस। तो ये इम्यूनिटी गवर्नर को भी है। अब मानिए कि कंडीशंस फुलफिल हो गए, एक पर्सन अपॉइंट हो गया, तो उसको आर्टिकल 159 के अंदर ओथ लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। शपथ कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और मानिए कि जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में अगर किसी गवर्नर की नियुक्ति होती है तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। और अगर मानिए कि किसी भी स्थिति में
गवर्नर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होंगे वो गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। शपथ को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब जो गवर्नर का ऑफिस है उसके जो फंक्शंस हैं उसको फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरा कि अपनी फुल कैपेसिटी से उनकी उनका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से वो क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, संरक्षित करेंगे और बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दो चीजों की कोई भी गवर्नर जब ऑफिस में एंटर करते हैं तो वो शपथ लेते हैं। आर्टिकल 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ कंटिजेंसी। कंटिजेंसी कब आ सकती है, और ऐसा सिचुएशन जबकि गवर्नर जो है, सिचुएशन व्हेन गवर्नर इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स गवर्नर ड्यूटी, कब हो सकता है, तो मेजरली क्या हो सकता है कि इंस्टेंट सिकनेस, अगर ऐसे बीमार पड़ जाएं कि मतलब वो कोई काम नहीं कर पाए, या फिर दूसरा अचानक से उनकी डेथ हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में चीफ जस्टिस जो होंगे हाई कोर्ट के वो गवर्नर का फंक्शनिंग करेंगे, ये आर्टिकल 160 कहता है। क्योंकि अगर दूसरा कोई भी कंडीशन देखे रिमूवल का, जैसे मानिए प्रेसिडेंट ने किसी गवर्नर को हटा दिया, तो चूंकि प्रेसिडेंट हटाएंगे तो वो अवेयर भी होंगे, वो किसी दूसरे को कम से कम एडिशनल चार्ज दे करके उस स्टेट के लिए अपॉइंट कर देंगे। या फिर अगर कोई गवर्नर रेजिग्नेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के साथ साथ किसी को अपॉइंट कर देंगे। बट डेथ होती है तो इसमें तो कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता ना कि डेथ होगी ही, कोई प्री कंडीशन नहीं है, अचानक से डेथ होती है, तो उस कंटिजेंसी को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 160 प्रोवाइड कराया गया। पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, जिस प्रकार हमने प्रेसिडेंसी के पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स के अंदर देखा, सिमिलरली यहाँ पे भी उनके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स को देखेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि जो डिप्लोमेटिक पावर एंड जो मिलिट्री पावर, ये दोनों एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के पास हैं, स्टेट के गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, ये केवल प्रेसिडेंट के पास है। तो गवर्नर के केस में इन दोनों को नहीं देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, किसी एक्शन का मतलब है कि किसी भी लीगल नॉर्म्स का इन्फोर्समेंट, कार्यपालिका का काम है कि किसी भी कानून को अमल में लाना। तो कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा, कार्यपालिका का कार्य होगा, तो वो सारे गवर्नर के नाम पे होंगे। जैसे यूनियन के सारे एक्ट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। गवर्नर स्टेट के फंक्शनिंग के लिए आसानी से सुविधाजनक सुगम फंक्शनिंग के लिए क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। साथ ही साथ गवर्नर क्या कर सकता है कि गवर्नर के पास अपॉइंट करने का पावर है। अपॉइंट करने का पावर किसका किसका है, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर 4 स्टेट में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 4 स्टेट जो हैं वो आपको डिक्लेयर किए गए हैं ट्राइबल स्टेट के तौर पर। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनके वेलफेयर के लिए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। सिमिलरली गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उनको,
और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। ऑल्दो इनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, इनको रिमूवल का पावर प्रेसिडेंट के पास है थ्रू अ एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। और जब कभी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तो वहां पे गवर्नर का रोल सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि गवर्नर उसके लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। उसके बाद आते हैं कम टू जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स क्या क्या है? तो प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 जुडिशियल पावर्स थे, गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 में जुडिशियल पावर्स है। गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के अंदर जुडिशियल पावर्स है। जुडिशियल पावर्स का मतलब है पार्डनिंग पावर, इसको कह सकते हैं। इसको हम कंपैरेटिवली देखते हैं। कंपेयर क्या है कि 72 में जो है वो प्रेसिडेंट का है और 161 में गवर्नर का है। दोनों में अंतर क्या है? पहला, प्रेसिडेंट जितने भी सेंट्रल लॉज हैं उनमें किसी भी लॉ में अगर डेथ सेंटेंस दी गई है उसमें, या फिर कोर्ट मार्शल का कोई पनिशमेंट है उसमें, तीनों ही केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, कंप्लीट पार्डन फ्री ऑफ। जबकि जो गवर्नर का पावर है उसमें गवर्नर सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन डेथ से ये होगा स्टेट लॉज के केस में। किसी स्टेट का जो लॉ है उस लॉ के अंदर अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है या फिर कोई पनिशमेंट दी गई है तो वो डेथ सेंटेंस को सब कुछ कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट ग्रांट पार्डन। ठीक है, डेथ सेंटेंस में गवर्नर पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नेचर चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिवियरिटी चेंज कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन डेथ सेंटेंस। दूसरा, कोर्ट मार्शल के केस में चूंकि मिलिट्री पावर लाइज विद प्रेसिडेंट, सो कोर्ट मार्शल के कंटेक्स्ट में केवल जो भी डिसीजन होगा पार्डनिंग का वो प्रेसिडेंट ले सकते हैं, गवर्नर को ऐसी कोई पावर नहीं। ठीक है, तो दिस इज जुडिशियल पावर ऑफ द, और जुडिशियल पावर में अपॉइंटमेंट की भी बात आती है। तो जो यूनियन लेवल पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, वहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट पावर भी है एट डिफरेंट लेवल्स एंड एट डिफरेंट सेगमेंट। कम टू द लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के तरह ही गवर्नर को ही भी है। जैसे प्रेसिडेंट, वहां पे पार्लियामेंट का पार्ट हम जब पढ़ते थे तो कहते थे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा कंप्राइजेस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लेजिस्लेचर है, बट सर्टेन एक्सेप्शनल स्टेट्स हैं जहां पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद। तो जहां विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और गवर्नर को मिला करके स्टेट लेजिस्लेचर पूरा होता है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर,
गवर्नर क्या कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल दोनों है, उनके सेशन को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां भी है, वो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होती है। उसका डिसोल्यूशन वो एक परमानेंट मैकेनिज्म होता है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सिमिलरली जैसे राष्ट्रपति संसद के जो सेशंस होते हैं उसको एड्रेस करते हैं, वहां पे अपना जो है सो एक प्रेजेंट करते हैं कि ओवरव्यू की एनुअल क्या एक विजन है। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 176 जो गवर्नर है वो हर जनरल इलेक्शन के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं, और साथ ही हर जो ईयर होता है, हर ईयर का पहला सेशन जो होता है उसको प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं। सिमिलरली गवर्नर को पावर है कि वो कोई भी बिल अगर किसी लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में पेंडिंग है तो वो उससे रिलेटेड उसको पास करने के लिए पेंडिंग बिल के रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर को मैसेज दे सकते हैं। साथ ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो स्ट्रेंथ है, अगर मानिए कि 66 स्ट्रेंथ मान लेते हैं अगर किसी का, तो 1/6 11, तो 11 मेंबर जो है 1/6 मेंबर जो होंगे टोटल स्ट्रेंथ के, उसको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और अगर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा में अगर उन गवर्नर की नजर में, राज्यपाल की नजर में उनको यह लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अगर नहीं है, तो वो एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। साथ ही गवर्नर को पावर है कि जैसे कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नर 4 काम कर सकते हैं। पहला, उसको पास कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं। दूसरा, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और चौथा, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि अगर मानो वो किसी को बिल को उन्होंने पास कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। अगर मानिए रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो हाउस क्या करेगी, उसको रीपास अगर कर देती है तो फिर बाइंडिंग हो जाएगा, वो साइन कर देंगे। अगर रीपैसेज नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा कि वो बिल लैप्स कर जाएगा, और या फिर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर लेते हैं। मूविंग फर्दर, गवर्नर भी प्रेसिडेंट की तरह, जैसे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, जो जिस उन सभी मसलों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल उसी प्रकार जिन मसलों पर राज्य विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार है, गवर्नर, राज्यपाल उन सभी मसलों पर ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सिमिलरली गवर्नर जो हाउस में स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, वो क्या करते हैं कि जब ऑडिट करते हैं अकाउंट्स का तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ऑडिट करते हैं। तो कंसर्न्ड स्टेट का जो सीएजी का रिपोर्ट है उसको वो हाउस में लेट डाउन करते हैं। नाउ कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। तो हमने देखा कि गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड।
अंडर आर्टिकल 154। अब एग्जीक्यूटिव हेड है तो वो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो दो तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल होता है। पहला, या तो वो डायरेक्टली करें, खुद ही करें, या वो करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू देयर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन सा होगा? जैसे चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिनका की अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, अब जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नर ने किया है डायरेक्टली, दे आर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर, तो उनके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। और एग्जीक्यूटिव हेड होने के लिए इनके साथ क्या है कि आर्टिकल 163 के अंदर गवर्नर को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना जरूरी है, जो इनको क्या करें, सॉरी, एड एंड एडवाइस करने के लिए। ये है इनका constitutional position. Now come to the last topic of governor, जो कि रिलेटेड है डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। डिस्क्रिशन का मतलब स्वेच्छा, कि ऐसे एड एंड एडवाइस होना जरूरी है, उनकी सलाह दी जाएगी, उन सलाह का अनुपालन करते हुए वो कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे कौन से सिचुएशन हैं जिनमें गवर्नर अपने विवेक से, जो उनकी इच्छा है उस हिसाब से वो कार्य कर सकते हैं? तो इसका दो तरह का है की बात है। कुछ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और कुछ है जो कि इन प्रैक्टिस वो यूज करते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस इन द सेंस कि जो एक्चुअल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सरकारिया कमीशन ने कुछ लिस्ट डाउन की थी गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर। जैसे पहला क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर मानिए हंग असेंबली का सिचुएशन है, इफ देयर इज क्लियर मेजोरिटी, तो वहां पे तो क्लियर है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी है उसके लीडर को आप अपॉइंट कर देंगे चीफ मिनिस्टर, वो पार्टी जिसको कहेगी उसको आप अपॉइंट कर देंगे। लेकिन इन केस ऑफ हंग असेंबली किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आप उसको बुला करके और उसको बोल चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करके उनको कह सकते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी हाउस में शो कीजिए। इट मीन्स कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम और साथ में टेस्ट द मेजोरिटी। और अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ करने में फेल रही तो डिसॉल्व द हाउस, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये डिस्क्रिशन है। साथ ही डिस्क्रिशन क्या है कि जो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को पावर है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजेगा या फिर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करेगा। तो चूंकि इन दोनों केस में अगर रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नमेंट की बात मानेगा तो कैसे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि दोबारा से उसे वो सेम बिल पास करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे वो डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, उनको डिस्क्रिशन यूज करने का पावर है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, रिपासेज के लिए, या फिर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। दोनों ही केस में वो अपने जो विवेक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि आर्टिकल 371 क्लॉज 2, 371 क्लॉज 2 बात करता है कि प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर, राष्ट्रपति चाहें तो ऑर्डर के जरिए गवर्नर को अधिकार दे सकते हैं। किस चीज का? तो डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड।
और ये किसके लिए है? तो आर्टिकल 371 बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ बॉम्बे था, जो 1960 में 1960 में उसको डिवाइड करके दो स्टेट बना दी गए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ बॉम्बे दो एरियाज हैं, विदर्भ एंड मराठवाड़ा, और गुजरात के केस में दो जो एरियाज हैं वो हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो इन चार एरियाज के लिए गवर्नर को स्पेशल ऑर्डर्स के जरिए प्रेसिडेंट एम्पावर कर सकते हैं कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करें और उनको एडिक्वेट फंड अवेलेबल कराएं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। मूविंग फर्दर, आर्टिकल 371 ए क्लॉज 1। 371 एक बात करता है कि इन केस ऑफ नागा हिल्स, नागालैंड के केस में प्रेसिडेंट एम्पावर करें। देखिए जो भी, चूंकि ये ट्राइबल एरियाज या फिर स्पेशल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज की बात हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट एम्पावर करते हैं। तो नागालैंड के गवर्नर क्या करेंगे कि जो नागा हिल्स का एरिया है, स्पेशली तोंगसांग कर जो एरिया है, वहां पे वो क्या करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल जो है रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए वो इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड, बट जो फाइनल जजमेंट होगा कि वेदर वी हैव टू डू इट और नॉट इज ऑन गवर्नर। इट मींस कि यहाँ पे गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन है, जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस है, उससे बाइंडिंग नहीं हो। मूविंग फर्दर, अंडर आर्टिकल 371C, it talks about मणिपुर। मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनको पावर दिया जाता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हिली एरिया के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है। और लास्ट है 371F का क्लॉज जी, जो बात करता है सिक्किम के बारे में। तो यहां पे हमने देखा कि चार ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कि अलग अलग जगह के गवर्नर को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि वो सर्टेन रीजन के लिए स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो अगर 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन करनी है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे, वो अपनी रिपोर्ट सेंड कर देंगे सेंटर को, जो कि वो हर 14 दिन पे करते हैं, और इस रिपोर्ट में जो वो रिकमेंडेशन देंगे उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। तो दीज आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। इसको अगर हम राज्यपाल का जो डिस्क्रिशन है, जो विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, उसको अगर हम राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, 50 में इंप्लीमेंट हुआ। तो वहां से लेकर के 1976 तक क्या था कि प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रिशन थे, बट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि ये कर दिया गया कि द
aid and advice of council of minister, aid and advice of council of minister is binding on president। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है इसका मतलब इनके विवेकाधिकार की शक्तियां जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो सिर्फ 3 जगह तक रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है। पहला विवेकाधिकार कि हंग लोकसभा के केस में वो पीएम अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी, जैसे कि 1996 में अटल जी को तत्कालीन राष्ट्रपति ने और नियुक्त कर दिया था प्रधानमंत्री, जिसमें उनकी 13 दिन की सरकार चली थी और जिस दिन 13वें दिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था, जस्ट बिफोर द वोटिंग उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो होता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए आता है और वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, तो अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया तो सस्पेंड हो गया, कुछ दिनों के लिए मामला टल गया, जब तक कि दोबारा से पास होके नहीं आता है तब तक उस पर साइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के टेन्योर में क्या हुआ था कि एमपीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था, तो उनको लगता था कि ये बिल जो है सही नहीं है, तो उन्होंने इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। ऑल्दो जब ये दोबारा हाउस से पास होकर के आ गया तो उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी, क्योंकि एक बार ही रिकंसिडर करने के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया साइन होने के लिए और उनके पास मजबूरी है कि उनको साइन करना ही करना है, तो ही में टेक इट कीप इट इनटू द पॉकेट, जेब में डाल के भूल जाए, क्योंकि देयर इज नो डेडलाइन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि राष्ट्रपति को इतने दिन के अंदर कोई भी बिल साइन करके वापस करना है, तो वो उनको जेब में रख के भूल जाते हैं। तो सिर्फ इन 3 मामलों में राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो निहित है। तो अर्थात, लेकिन ऐसा कुछ गवर्नर के केस में नहीं है, जो कि हमने अभी गवर्नर के केस में देखा। गवर्नर का ऑफिस सबसे ज्यादा अब्यूज्ड ऑफिस माना जाता है। अब्यूज्ड कि एक तो सेंटर के प्लेजर पे गवर्नर होते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तो उनको हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाइंडिंग है, तो अर्थात जब भी सरकार, केंद्र की सरकार चाहे तो किसी भी गवर्नर को हटा सकती है, तो इसीलिए गवर्नर एक एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं। दूसरा, जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो गवर्नर के जो रिपोर्ट होती है उसको आधार बनाया जाता है, तो अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करके गवर्नर से रिपोर्ट मंगवा ली जाती है, जिसमें कि अभी कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का सिचुएशन था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के हटाई गई गवर्नमेंट को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन का जो रिकमेंडेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड था, गलत था। तो ये मोस्ट अब्यूज्ड ऑफिस माना जाता है, जिसको लेकर के बहुत सारे कमिटीज ने, जिस सरकारिया कमीशन ने बहुत लंबा लिस्ट दिया था प्रोविजंस का कि गवर्नर के ऑफिस को सिक्योर करने के लिए, बट उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, और लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, so this is all about the governor. If you have still any confusion, you may ask me in comment.